दोस्तों, आज हम लोग मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार को देखेंगे और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सबसे पहले अनुच्छेद 19 की चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 19 की महत्ता कितनी है यह पता चलता है सुप्रीम कोर्ट के एक स्टेटमेंट से। एक केस हुआ था रोमेस्थापर बनाम मद्रास राज्य 1950। उस केस के संबंध में फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 को लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार स्तंभ कहा था। तो सुप्रीम कोर्ट का जो यह स्टेटमेंट है वह काफ़ी कुछ कह देता है अनुच्छेद 19 की महत्ता के संबंध में। अब है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है हम लोग को आज क्या स्वतंत्रता मिला हुआ है, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हम लोगों को 6 प्रकार की आज़ादी मिली हुई है। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब अपनी बातों को, अपनी समझ को प्रचारित प्रसारित करने की स्वतंत्रता। तो ये पहला हो गया बोलने और अपनी समझ को प्रसारित करने का अधिकार। दूसरा है बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। मतलब क्या कि बिना हथियार के हम शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं और प्रदर्शन कर सकते हैं। ये हमको अधिकार मिल जाता है आपको इसी के अंतर्गत। उसके बाद आता है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। मतलब एसोसिएशन या यूनियन बनाने का अधिकार हमको है। तो संगठन और यूनियन बनाने का अधिकार इसी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमको मिलता है। तो जैसे कि हम लोग छात्र हैं तो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाया, AISF बनाया, या कोई कर्मचारी लोग हैं तो वो अपना कर्मचारी यूनियन बनाते हैं, या कोई राजनीतिक व्यक्ति हैं तो वो अपना राजनीतिक दल बनाते हैं। तो इस तरह से संगम मतलब संगठन बनाने की आज़ादी हम लोगों को प्राप्त है। अबाध भ्रमण की, अबाध भ्रमण मतलब देश में कहीं भी आने जाने की हमको आज़ादी है। उसके बाद अगला है अबाध निवास की। तो देश में कहीं भी जाकर के बस जाने या रहने की आज़ादी हमको है, इसमें कोई रोक टोक नहीं हो सकता है। उसके बाद एक और स्वतंत्रता था संपत्ति की स्वतंत्रता, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया आपको 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस अधिकार को समाप्त कर दिया गया, जिसके अंतर्गत संपत्ति खरीदने, संपत्ति बेचने या संपत्ति का अधिकरण का अधिकार प्राप्त था नागरिकों को। लेकिन ये अधिकार समाप्त कर दिया गया और हम जानते हैं कि संपत्ति रखने का अधिकार संविधान के भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है, जो कि अब वो एक कानूनी अधिकार हो गया है। तो संपत्ति रखने का अधिकार अब कोई मौलिक अधिकार नहीं रह जाता है। उसके बाद छठा अधिकार है आजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। आजीविका, इसको संविधान में कहा गया है कि वृत्ति, उपजीविका, व्यापार एवं कारोबार की स्वतंत्रता। तो वृत्ति, उपजीविका, व्यापार एवं कारोबार की स्वतंत्रता को शॉर्ट में हम लोग यही समझें कि आजीविका का साधन अपनाने का अधिकार, आज़ादी। ये हमको 6 प्राप्त है। पहले मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 7 प्रकार की आज़ादी हमें प्राप्त थी, लेकिन अब 1978 के बाद हमें केवल 7 की बजाय 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है। अब हम ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है, अब इसमें से बारी बारी सबों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक संक्षेप में समझें कि बोलने की स्वतंत्रता और अपनी समझ को प्रचारित प्रसारित करने की स्वतंत्रता। तो ये जो स्वतंत्रता मिला हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट का इस संबंध में जो
फैसला आया है, जो उसका डायरेक्शन रहा है, वो ये है कि हम जो है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी स्वतंत्रता नागरिकों को प्राप्त होगी। तो पहला है सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कि विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में कहता है कि आप अपने विचार को प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं। तो प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं, तो इसीलिए प्रेस की भी आज़ादी इसी में आ जाती है। उसके बाद इसी में जो है फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की भी आज़ादी आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कहने का मतलब कि टीवी या सोशल मीडिया की बात। यही वजह है कि टीवी पर सरकार का कोई मोनोपोली नहीं है। इसके अलावा फोन टेपिंग के खिलाफ अधिकार है। फोन टेपिंग के खिलाफ अधिकार प्राप्त है। कि कहने का मतलब कि निजता का अधिकार यहाँ पर आ जाता है इसी जो है सो प्रावधान के अंतर्गत। और उसके बाद जो है आ जाता है टू नो का अधिकार। मतलब क्या? सरकारी कार्यों को जानने का अधिकार। तो टू नो का अधिकार कि सरकार क्या काम कर रही है, यह जानने का अधिकार हर नागरिक को प्राप्त है। तो इसी के अंतर्गत सूचना का अधिकार बनता है। आरटीआई जो बना है वो इसी अधिकार के अंतर्गत बना है। उसके अलावा राजनीतिक दल या विभिन्न संगठन या जैसो कुछ भीड़ के द्वारा जो कभी कभी बंद का आह्वान देश में, राज्य में या किसी क्षेत्र विशेष में होता है, तो उस बंद के खिलाफ भी हमें अधिकार प्राप्त है। तो बंद के खिलाफ भी अधिकार प्राप्त है कि भाई कोई बंद करता है तो उससे हमको मतलब नहीं, हम उसके खिलाफ रह सकते हैं। उसके बाद जो है आता है कि हमें विरोध और प्रदर्शन करने का अधिकार है। तो अगर अन्याय होता है राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से या किसी अन्य कॉर्नर से, तो इसके खिलाफ हम भारतीय नागरिकों को प्रदर्शन और जो है विरोध का भी अधिकार है। तो प्रदर्शन प्लस विरोध का भी हमें अधिकार प्राप्त है। उसके अलावा जो है अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हड़ताल करने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल के अधिकार को प्रतिबंधित किया। हड़ताल का जो अधिकार है इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं माना है और विचार और अभिव्यक्ति के अंतर्गत भी इसको नहीं माना है। तो ये एग्जाम में अगर पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अधिकार आपको विचार और अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है या अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है, तो ये सब जो हम लोग देख रहे हैं कि प्रेस का, टीवी का या फिर फोन टेपिंग के खिलाफ जो अधिकार है, तो या जानने का अधिकार, आरटीआई का, विरोध प्रदर्शन का, हड़ताल के, ये बंदी के खिलाफ अधिकार, ये सब तो अधिकार प्राप्त है हमको, लेकिन हड़ताल का अधिकार हमें प्राप्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं माना है, मौलिक अधिकार नहीं माना। अब है क्या कि ये सारा जो अधिकार मिला हुआ है आपको विचार और अभिव्यक्ति के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता ये जो है सो गाइडलाइन जारी कर दिया है कि ये जो है सो अधिकार जो होगा वो बोलने के अधिकार के अंतर्गत आएगा। लेकिन अनुच्छेद 19 में ही आपको इन अधिकारों पर युक्ति युक्त निर्बंधन का चर्चा कर दिया गया है। युक्ति युक्त निर्बंधन ये संवैधानिक शब्दावली है। युक्ति युक्त निर्बंधन, युक्ति युक्त निर्बंधन। तो युक्ति युक्त निर्बंधन का अंग्रेजी होता है रीजनेबल, जो है आपको रिस्ट्रिक्शन, मतलब उचित प्रतिबंध। तो ये संवैधानिक शब्दावली है, हम लोग इसको कहेंगे उचित प्रतिबंध। युक्ति युक्त निर्बंधन चूंकि जैसो क्लिष्ट हिंदी शब्द है, इसलिए उसकी जगह पर हम लोग कहेंगे उचित प्रतिबंध। तो संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही जो अधिकार दिया गया हम नागरिकों को, उसी के नीचे में फिर ये शर्त लगा दिया गया है
कि इन अधिकारों पर राज्य की ओर से युक्तियुक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, मतलब प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि किन शर्तों के आधार पर राज्य के द्वारा इन अधिकारों पर, मतलब बोलने की आज़ादी, विचार और अभिव्यक्ति की आज़ादी के पर प्रतिबंध लगा सकता है ये राज्य। तो उसके लिए है कि प्रतिबंध लगाने का जो आधार बताया गया है, प्रतिबंध का आधार कि भाई अगर आपके वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत भारत की एकता और संप्रभुता पर खतरा पैदा होता है तो आपका अधिकार छीन लिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। राज्य की सुरक्षा, मतलब देश की जैसो सुरक्षा व्यवस्था पर खतरा होगा तब छीना जा सकता है। हमारे देश का दुनिया के दूसरे देशों से हमारा अगर मित्रवत संबंध है तो उसके खिलाफ अगर आप बोलते हैं तब भी आपका ये अधिकार प्रतिबंधित हो जाएगा। सपोज कर लीजिए कि जो है सो हमारा मित्रवत संबंध अभी अमेरिका से है, तो अगर अमेरिका हमारे बोलने से भारत का अमेरिका से संबंध बिगड़ता है तो उस हालत में हमारे बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसके बाद है लोक व्यवस्था, मतलब पब्लिक सिस्टम, मतलब क्या कि कानून व्यवस्था की अगर बिगड़ने का खतरा पैदा होता है हमारे बोलने से, हम कुछ ऐसा बोल दिया अराजक शब्द या कहीं अराजक नारा दे दिया, तो उस हालत में हो सकता है कि समाज में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो जाए, अराजकता की स्थिति पैदा हो जाए, तो उस हालत में भी हमारे बोलने और विचारों के प्रसारित करने पर रोक लगाया जा सकता है। ऐसा कई बार उदाहरण आया है कि एक बार जब हम लोग छोटे थे तो उस समय बाल ठाकरे जो कि शिवसेना के सुप्रीमो थे, उन्होंने अपने अखबार सामना में जो है कुछ ऐसा लिख दिया था जिसके चलते देश की एकता और अखंडता पर खतरा महसूस किया गया। नतीजा क्या है कि ये जो है बाल ठाकरे पर जो है कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है अवस्था होता है। उसके बाद जो है आपको शिष्टाचार या सदाचार के हित में अगर हमारे बोलने या अपने विचार को प्रसारित करने के चलते शिष्टाचार या सदाचार पर खतरा पैदा होता है तब भी रोक लगेगा। कोर्ट की अगर अवमानना होती है हमारे बोलने या अपने विचारों को प्रसारित करने से या लिखने से, तो उस हालत में भी जो है आपको या आपके ऊपर ये जो है सो आपका ये अधिकार छीना जा सकता है। मानहानि, हमारे बोलने से अगर किसी का अपमान होता है तो उस हालत में भी हमारे जैसो बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसा कि आप लोग या हम लोग देख रहे हैं कि अभी जावेद अख्तर और कंगना रनौत के बीच का मामला कि कंगना रनौत ने कुछ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। प्रख्यात जो है सो लेखक और साहित्यकार और गीतकार जावेद अख्तर के खिलाफ। नतीजा है कि जावेद अख्तर ने कोर्ट में केस कर दिया मानहानि के खिलाफ। उसके साथ साथ अपराध के लिए उत्तेजित करना, अगर हम कुछ बोलते हैं या ऐसा कुछ लिखते हैं या अपने विचार को प्रसारित करते हैं और उसके चलते अपराध को बढ़ावा मिल जाता है, लोग उत्तेजित हो जाता है, तोड़ फोड़ या अन्य अराजक गतिविधियों में जो है शामिल हो जाता है हमारे बोलने लिखने या अपनी बातों को फैलाने के चलते, तो उस हालत में भी हमारी बोलने की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो यही सारा शर्त है जिन शर्तों के आधार पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य की ओर से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो एग्जाम में जो पूछता है कि क्या क्या जो है सो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत प्राप्त है, फिर पूछता है कि किन किन आधारों पर जो है आपको इस तरह की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि दूसरी जो आज़ादी है वो क्या है, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन का। तो बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन का मतलब क्या है कि इस अधिकार के अंतर्गत हम लोग जो है सभा कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं या फिर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो लेकिन ये कैसे कर सकते हैं, या हम बिना हथियार के शांतिपूर्वक कर सकते हैं। मतलब क्या कि अहिंसात्मक
तरीके से हम सभा कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, जुलूस और प्रदर्शन कर सकते हैं। तो ये हमको अधिकार प्राप्त है। लेकिन इस पर भी फिर प्रतिबंध लगाने की बात हो जाती है, युक्ति युक्त निर्बंधन की बात, मतलब उचित प्रतिबंध। तो राज्य किन शर्तों पर जो है हमारे द्वारा सभा करने की या जुलूस निकालने की या प्रदर्शन करने की आज़ादी पर रोक लगाया जा सकता है? तो उसके लिए है आधार कि भारत की प्रभुता एवं अखंडता। मतलब क्या कि देश की एकता और अखंडता पर अगर खतरा पैदा होगा हमारे द्वारा जुलूस निकालने पर या जो है सो मीटिंग करने पर या प्रदर्शन करने पर, तब जो है सो रोक लगाया जा सकता है। और फिर है लोक व्यवस्था। मतलब क्या कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या अगर समाज में पैदा हो जाता है या पूरा का पूरा अराजक स्थिति अगर पैदा हो जाता है, तो उस हालत में भी जो है हमारे द्वारा इन अधिकारों के प्रयोग पर राज्य की ओर से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यही वजह है कि आप देखते होंगे कि कुछ राजनीतिक दल या संगठन जब कहीं पर सभा या जुलूस या प्रदर्शन करना चाहता है तो सरकार की ओर से कहा जाता है कि आपको ये परमिशन नहीं मिलेगा ऐसा करने का। ऐसा इसलिए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो संभव है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो जाए, अराजकता की स्थिति पैदा हो जाए, इसलिए हम जो है आपको ये प्रदर्शन या सभा करने की आज़ादी यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। इसका उदाहरण वो किसान आंदोलन से भी आप समझ सकते हैं कि जो है सो पिछले बार जो किसान संगठनों के द्वारा जो दिल्ली के अंदर घुस करके प्रदर्शन करने की मांग हो रही थी, तो हम लोगों ने देखा कि सरकार की ओर से इसको पहले काफ़ी टालने का प्रयास किया गया और अंततः जाकर के हुआ कि कुछ क्षेत्र विशेष में सीमित के रूप में प्रदर्शन करने का अधिकार दिया गया। तो इस तरह से अगर हमारे द्वारा इस चाहे देश की एकता और अखंडता पर खतरा पैदा होता है या अराजकता की स्थिति समाज में पैदा होता है, लॉ एंड ऑर्डर का समस्या पैदा होता है, तो हमें सभा जुलूस या प्रदर्शन करने पर सरकार के द्वारा राज्य के द्वारा रोका जा सकता है। उसके बाद आप आता है तीसरा है संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता मतलब क्या? एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। तो जो भारत के नागरिक हैं उन्हें ये आज़ादी मिली है इसी अनुच्छेद के अंतर्गत कि वे जो है कोई संगठन, कोई पार्टी, कोई यूनियन बना सकते हैं। मान लीजिए हम शिक्षक हैं तो हम शिक्षकों का एक संगठन बनाएंगे, यूनियन बनाएंगे। कोई कर्मचारी है तो वो अपना यूनियन बना सकता है, कोई विद्यार्थी है तो वो SFI बना सकता है या फिर AISF बना सकता है या फिर ऐसा बना सकता है। तो इस तरह का कोई भी छात्र संगठन बना सकता है। उसी ढंग से कोई राजनीतिक व्यक्ति है तो वो एक राजनीतिक दल भी बना सकता है। तो ये आज़ादी जो है आपको इसी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मिला हुआ है। लेकिन फिर यहाँ पर युक्त निर्बंधन की बात संविधान करता है। मतलब क्या कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात वो क्या करता है? कहता है भाई आपका ये अधिकार प्रतिबंधित किया जा सकता है, रोका जा सकता है, छीना जा सकता है। तो किस आधार पर जो है सो आप ऐसा कर सकते हैं, छीन सकते हैं? तो उसके लिए है आधार कि लोक व्यवस्था, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा होगी, तब आपको कोई यूनियन या कोई संगठन या पार्टी बनाने से रोका जा सकता है। उसके बाद दूसरा है सदाचार और तीसरा है देश की प्रभुता के हित में कि देश की प्रभुता पर अगर खतरा होगा तो आपको ऐसा करने से रोका जा सकता है। मान लीजिए हमको एक संगठन बना लिया और देश के खिलाफ ही हम काम करने लगे उस संगठन के माध्यम से, तो हमारे द्वारा जो संगठन बनाया गया है उस अधिकार पर रोक लगा दिया जाएगा। तो इस तरह का जो है हमारा ये संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अब अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमारा अगला अधिकार आता है। वो अगला अधिकार क्या है? अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। अबाध भ्रमण मतलब देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता और इस स्वतंत्रता में कोई रोक टोक नहीं हो सकता है। तो ये हमारे लिए आज़ादी है। कहने का मतलब क्या कि हम नागालैंड से गुजरात जा सकते हैं
कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी जा सकते हैं। लेकिन ये जो है कहीं भी आने जाने, घूमने और भ्रमण करने की जो स्वतंत्रता है, इस स्वतंत्रता पर भी युक्तियुक्त निर्बंधन मतलब उचित प्रतिबंध लगाने का जो है प्रावधान संविधान में कर दिया गया है। क्या प्रतिबंध है कि भाई जनता के हित में आपको कहीं आने जाने से रोका जा सकता है। ये प्रतिबंध है कि आपके जाने से किसी क्षेत्र विशेष में वहाँ रहने वाली जनता के हितों पर चोट पहुँचता है, आघात पहुँचता है, तो आपको जाने से रोका जा सकता है। जैसे कि आप पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों के बारे में जानते हैं कि वहाँ जाने के लिए अचानक हम पहुंच नहीं सकते हैं, बैग एंड बैगेज उठाया और चले गए पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में, ये संभव नहीं है। खास करके मिजोरम और मेघालय जैसा राज्य जो है, वहाँ जाने के लिए हमको परमिशन लेना पड़ता है। अगर परमिशन नहीं मिलेगा तो हम नहीं जा सकते। ऐसा इसलिए व्यवस्था हुआ है कि चूँकि उन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों मतलब आदिवासियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, उनका अपना अलग कल्चर है, अलग रहन सहन है। तो देश के दूसरे हिस्से से अगर बेधड़क और बिना रोक टोक लोग वहाँ जाएंगे तो उनकी कल्चर पर खतरा पैदा हो सकता है। तो इस तरह से मैंने उदाहरण दिया कि रोक लगाया जा सकता है। और फिर है अगला, अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए मतलब एसटी के लिए, जो कि पहले ही हम बोल ही दिया। तो इस तरह से कहीं आने जाने की तो स्वतंत्रता है देश के अंदर, लेकिन जो है उस पर इन दो शर्तों के आधार पर प्रतिबंध भी लग सकता है। अब आता है अगला अधिकार, अबाध निवास की स्वतंत्रता। अबाध निवास मतलब देश के अंदर कहीं भी हमें बस जाने और रहने की आज़ादी है। तो देश के अंदर कहीं भी, हम बिहार में पैदा लिया, लेकिन अगर हमारी इच्छा और जो है आवश्यकता या कहें कि क्षमता है तो हम जा कर के केरल में भी बस सकते हैं या वहाँ रह सकते हैं, ये हमको आज़ादी है। लेकिन इस पर भी फिर प्रतिबंध है, और प्रतिबंध वही दो शर्त के आधार पर कि जनता के हित में और अनुसूचित जनजाति के हित में। जैसा कि पहले आपको कश्मीर में आम भारतीयों को बसने की आज़ादी नहीं थी, तो वो एक शर्त हो गया। तो इस तरह से हमको कहीं भी देश के अंदर तो रहने या बसने की आज़ादी है, लेकिन जो है इन दो शर्तों के आधार पर हमारी इस अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। अब है कि एक एग्जाम्पल है, जो है इसमें देख लीजिए, बहुत फेमस एग्जाम्पल है। यह उत्तर प्रदेश की घटना है। 1960 में एक केस के संबंध में फैसला आया, और वो केस क्या था, तो वो उस केस का नाम था उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेज बनाम कौशल्या देवी 1960। इस केस के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि जो वेश्या लोग हैं उनको एक स्थान से हटाकर दूसरी जगह भेजा जा सकता है, उन्हें बाइकॉट समाज से किया जा सकता है, और उनके कहीं आने जाने के अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। ऐसा इसलिए कि अगर नहीं किया जाएगा ऐसा तो जनता के हितों पर खतरा पैदा होगा। तो चूंकि वो असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहती है वेश्या, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश बनाम कौशल्या 1960 के केस में ये फैसला देते हुआ कि जो असामाजिक गतिविधियों में जो लिप्त वेश्या रहती है उन्हें एक किसी स्थान से हटाया जा सकता है, घूमने फिरने कहीं आने पर रोक लगाया जा सकता है, समाज से उन्हें बहिष्कृत किया जा सकता है। तो ये जनता के हित में उदाहरण आता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला था। उसके बाद अब अगला जो हमारा अधिकार है वो आजीविका का। संविधान में कहा गया है वृत्ति, उपजीविका, व्यापार एवं कारोबार की स्वतंत्रता। शॉर्ट में हमने लिख दिया आजीविका का अधिकार। तो जो हम भारतीय नागरिक हैं उन्हें कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार है जीवन जीने के लिए, लेकिन जो है इसमें भी प्रतिबंध लग सकता है। प्रतिबंध क्या लग सकता है? जनता के हित में प्रतिबंध लग सकता है, या फिर अगर मान लीजिए कोई वैसा पेशा है जहाँ जिस पेशे में दक्ष लोगों की आवश्यकता होती है, खास करके प्रोफेशनल क्षेत्र में या टेक्निकल क्षेत्र में, तो वहाँ पर राज्य की ओर से, सरकार की ओर से योग्यता का मापदंड रखा जा सकता है, योग्यता का शर्त रखा जा सकता है
कि आप अमुक प्रोफेशनल डिग्री अगर लिए हुए हैं तो आप इस पेशा के लिए योग्य हो सकते हैं, या अमुक टेक्निकल डिग्री ले लिया तभी आप इसके योग्य हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जो है हम लोग समझें कि कोई अगर साइबर जो है सो क्षेत्र है तो साइबर क्षेत्र में उन्हीं लोगों की बहाली हो सकती है जो आईटी से संबंधित डिग्री लिया हो। क्योंकि साइबर के मामले को आम लोग समझ नहीं सकता, हम लोग नहीं समझ सकते हैं। तो जो आईटी का डिग्री लिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिग्री लिया है, वही उस बात को समझ सकता है। उसी ढंग से मान लीजिए कोई इंजीनियर की बहाली होती है, कोई रोड बनाना है, पुल बनाना है, तो वहाँ भी चूंकि एक टेक्निकल पर्सन की आवश्यकता है, इसलिए वहाँ पर योग्यता तय हो जाता है क्या कि आपने बीआईटी किया है कि नहीं, या बीटेक किया है कि नहीं। तो ये बीटेक किया है या नहीं मतलब क्या है कि आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है तभी आप इंजीनियर के रूप में बहाल होकर के कोई रोड पुल या घर मकान बना सकते हैं। तो ये हो गया प्रोफेशनल या टेक्निकल डिग्री की योग्यता निर्धारित करके भी क्या हर या आपको कोई कारोबार या पेशा अपनाने पर जो है सो रोक लगाया जा सकता है। उसके बाद आता है कि राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण में व्यापार या कारोबार करने के उद्देश्य से अगर मान लीजिए राज्य यह समझे कि कोई खास व्यापार या कारोबार हम ही करें, यह जो है सो जनता के बीच में यह व्यापार का क्षेत्र नहीं रहे, तो राज्य ऐसा कर सकती है। सपोज कर लीजिए कि बिहार में बालू का बहुत ज़्यादा जो है सो मामला चल रहा है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में कभी राज्य सरकार यह कह दे कि चूंकि उत्खनन और बालू के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इसलिए जो है अब बालू का उत्खनन और कारोबार प्राइवेट निजी व्यक्ति नहीं करेंगे, अब राज्य के द्वारा ही इसका व्यापार होगा। तो ऐसा अगर राज्य कर देता है तो हम और आप या कोई भी निजी व्यक्ति बालू का उत्खनन और कारोबार नहीं कर सकता है। तो इस तरह से कोई भी अगर व्यापार राज्य खुद करना चाहे तो जो है निजी व्यक्तियों पर रोक लगाया जा सकता है कि आप ये व्यापार नहीं कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि जैसे कोई जो है सो रक्षा का सैन्य सामग्री है, तो सैन्य सामग्री अगर सरकार राज्य चाहे तो वो खुद बनाएगी और बनाती भी रही है। और अगर जब राज्य इसको अपना ही क्षेत्राधिकार मान ले कि रक्षा से संबंधित कोई भी सामान का निर्माण निजी व्यक्ति या कंपनियों के द्वारा नहीं होगा, इसका निर्माण केवल जो है राजकीय क्षेत्र के अंदर होगा, तो उस हालत में कोई भी निजी पूंजीपति रक्षा का सामान भारत में नहीं बना सकता है। तो ये जो है आपको प्रतिबंध का है। तो इस तरह से जो वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता हम भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, उसके संबंध में हम लोगों ने देखा। यूट्यूब चैनल समीर क्लासेज पटना को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ शेयर भी कर दें। थैंक यू।